तब हमने देखा कि हमारा जो कंप्यूटर था वो हमारे लिए प्रोग्रामिंग कर रहा, सॉरी, कैलकुलेशन कर रहा था। तो ये कैलकुलेशन कैसे करता है, ये तो समझ गए हैं हम कि ठीक है, अब हमको प्लस नहीं समझाना है, उसको माइनस नहीं समझाना है, मल्टीप्लीकेशन नहीं समझाना है। बट अगर मुझे एक इक्वेशन सॉल्व करना है कि भाई 2+3 -1+5, अगर मुझे एक इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक, या कुछ और बड़ी कैलकुलेशन करना है, तो वो चीज मतलब कैलकुलेटर बन चुका है, बट अब हम बात कर रहे हैं कि अब हम उस कैलकुलेशन का इस्तेमाल क्या क्या कर सकते हैं। तो आपने कहा कि मेरे पास एक फॉर्मूला है कि भैया sin x प्लस cos x, पढ़ाने वाला नहीं हूं, मुझे नहीं आता, cos x और -tan x, ठीक। तो कंप्यूटर को ये साइन एक्स भी पता है, ये प्लस भी पता है, ये कॉस एक्स भी पता है। बट अब आप इसमें अगर मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं तो वो मॉडिफिकेशंस आप कैसे करेंगे, एक बात। दूसरी बात कि ये सारे काम कंप्यूटर करता कैसे है, मतलब कैसे ये सारा कॉस और साइन समझ रहा है, और कैसे ये इनपुट लेता है हमारी चीजों का और रिजल्ट दे देता है। या जो आप ये एप्लीकेशंस यूज कर रहे होते हैं, आप एमएस एक्सेल यूज कर रहे हैं, एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं, अभी हमारे लिए ये जूम चल रहा है जिसपे हम ये रिकॉर्डिंग भी, वीडियो भी जा रही है, और एक ये माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड रन कर रहा है हमारे पास, ये व्हाइट बोर्ड भी चल रहा है, पेन भी चल रही है। ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं, ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं? सब कुछ वही है, इनपुट जा रहा है, मेरा वीडियो यहाँ से जा रहा है, आपको दिख रहा है, मैं माउस या पेन प्रेस कर रहा हूँ, मैं रन कर रहा हूँ, रिजल्ट वहां दिख रहा है मुझे। कंप्यूटर को पता है कि मैंने कब प्रेस किया, कब मूव किया, किस डायरेक्शन में मूव किया, उसके हिसाब से वो डिजाइन तैयार कर रहा है, ठीक। वो कुछ लिख नहीं रहा है, वो सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शन पे चल रहा है, सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शन पे चल रहा है। आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा है, इसका मतलब यानी कि मेरा जो ये कंप्यूटर है, ये जो एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेल कुछ नहीं करता, आप एम प्रेस करते हैं वो एम टाइप कर देता है। आप कहते हैं इज इक्वल टू सम, आप उसको सम करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सम करो, तो वो सम कर देता है। बट अब अगर मैं उसके डेप्थ में जाऊं कि मैंने लिखा इज इक्वल टू सम, तो इसको कैसे पता कि सम करना है, ठीक है, वो एडिशन जानता था, ठीक। तो इन चीजों को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, इन चीजों को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, इन चीजों को हम डेवलप करते हैं, इन चीजों को हम डेवलप करते हैं, इन चीजों को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, कॉन्फ़िगर करने से पहले हम बनाते हैं, ठीक। तो अब हम कंप्यूटर को बताते हैं, हम कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई अगर कोई कहता है सम, तो तुमको क्या करना है, तुमको अगर मान लेता हूं 2 नंबर दे दिया, 1 और 2 दे दिया, तो तुमको क्या करना है, 1 और 2 को जोड़ करके जो रिजल्ट आएगा वो उसको वापस कर देना है। क्योंकि वो प्लस ऑफ इसको पहचानता था, ये बात हम डिस्कस करके जान चुके कि इसको पहचानता है, बट वो ये वाला सम नहीं जानता था। हम और आगे आ गए, हमने उसको ये वाला सम भी बता दिया कि भाई अगर कोई सम करता है तो तुमको क्या करना है, तो तुमको प्लस कर देना है, ठीक। ये इंस्ट्रक्शन आप देते हैं, ये इंस्ट्रक्शन आप देते हैं। तो ये सम वाला इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं। सब्ट्रैक्ट, आपने कहा कि मैं सब्ट्रैक्ट लिखूं, मैं सब्ट्रैक्ट लिखूं, मैं चाहता हूं कि मैं सब्ट्रैक्ट लिखूं और 2 नंबर भेजूं। जब भेजूं तो ये जो हमारा कंप्यूटर है, ये पहले वाले में से दूसरा वाला नंबर घटा दे, ये आप चाहते हैं, ये आप चाहते हैं। तो जब आप ये चाहते, ये मत सोचेगा कि कैलकुलेटर तो बन ही चुका है तो मैं ऐसा क्यों चाहूंगा, चाहना पड़ेगा आपको, इसलिए चाहना पड़ेगा कि कैलकुलेटर बन गया है और आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको अभी समझ में आएगा। तो हम फिर धीरे धीरे आगे जाएंगे, ठीक। तो अब आप चाहते हैं कि मैं सम कहूं तो वो जोड़ दे, मैं सब्ट्रैक्ट कहूं और 2 नंबर बताऊं तो पहले वाले में से दूसरा वाला घटा दे। ऐसे ही जब मैं मल्टीप्लाई बोलूं, वर्ड बोलूंगा, मैं कहूंगा कि भैया मल्टीप्लाई कर दो, और 2 नंबर दे रहा हूं, 3 दिया और 4 दिया, तो ये इन दोनों को कौन सा ऑपरेशन करेगा, ये ऑपरेशन पहचानता है, वो मल्टीप्लीकेशन का आपको नहीं पता बनाना, आप बहुत आगे आ चुके हैं, बना सकते हैं कि नहीं, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो ये 3 4 12 रिटर्न कर दे हमको, ये हमें 3 4 12 वापस कर दे। तो ये चीज अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग कर रहा है, देख चुके वो मैथमेटिक्स, वो कैलकुलेटर कर रहा है, तो कभी ना कभी किसी ने ये सम चाहा होगा, कभी किसी ने मल्टीप्लाई
विश किया होगा और उसको इम्प्लीमेंट किया होगा। तो अगर हम चाहें तो हम कैसे बनाएं ये कैलकुलेटर, हम कैसे बनाएंगे ये कैलकुलेटर, पहला एग्जाम्पल। दूसरी बात कि ये जो प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग रट रहा हूं इतनी देर से, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग रट रहा हूं इतनी देर से, असल में जब हमारी प्रोग्रामिंग की बात शुरू होती है, जब हमारी प्रोग्रामिंग की बात शुरू हो रही है, तो इस टाइम पे हम जब देखेंगे तो हमारा कंप्यूटर, सॉरी, हमारा प्रोग्राम भी क्या करता है, वो भी इनपुट लेता है, वो भी इनपुट लेता है। क्या लेता है इनपुट में? डेटा लेता है, वो भी प्रोसेसिंग करता है और वो भी हमको आउटपुट देता है। क्या देता है आउटपुट में? इंफॉर्मेशन। तो अब आप अगर रिलेट कर पाएंगे तो उस कंप्यूटर और हमारे इस प्रोग्राम में कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, दोनों बहुत बहुत पास में है। तो वो जो कंप्यूटर के अंदर सारी प्रोसेसिंग हो रही है, सारी प्रोसेसिंग हो रही है, वो सारी प्रोसेसिंग वाला जो पार्ट है वो हमारे प्रोग्राम्स ही है, वो हमारे प्रोग्राम्स हैं। मतलब एक किसी ने हमारे लिए प्रोग्राम लिखा होगा, जिस प्रोग्राम एक किसी ने एक एप्लीकेशन बनाई होगी। चलिए, ये यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग मतलब कोडिंग क्या होती है, ये यहाँ हम इनपुट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रोग्राम बनाएंगे अगर, और आप उसको 2+2 देंगे, आप एक प्रोग्राम बनाएंगे किस चीज का? एडिशन का। अगर आप एक एडिशन का प्रोग्राम बनाएंगे और इसको 2+2 इनपुट देंगे, तो ये एज एक्सपेक्टेशन हर एक प्रोग्राम का अपना काम है, हर एक प्रोग्राम का अपना काम है। तो एडिशन का प्रोग्राम है तो इसकी प्रोसेसिंग क्या होगी? इसकी प्रोसेसिंग ये होगी कि ये इन दोनों को जोड़ेगा और जोड़ के आपको क्या देगा? 4 देगा। जोड़ करके आपको क्या देगा? 4 देगा। ऐसे आप सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बना सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन का बना सकते हैं। ठीक, तो मैं ये पेज ये इरेज कर रहा हूँ, अगली स्टेप की बात करता हूँ। तो ऐसे ही जब आप एडिशन का प्रोग्राम बनाएंगे, एडिशन का बनाएंगे, मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम बनाएंगे, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, परसेंटेज का, वगैरह वगैरह वगैरह, आप प्रोग्राम्स बनाते जा रहे हैं। ठीक, आप ये प्रोग्राम्स बनाते जा रहे हैं। क्या होता है प्रोग्राम, कैसे बनता है, ये सब बाद में बात करेंगे। आप अगर ये प्रोग्राम्स बनाते जा रहे हैं और आपने इन सारे प्रोग्राम्स को कंबाइन कर दिया, आपने इन सारे प्रोग्राम्स को कंबाइन कर दिया और एक जगह पर रख दिया, आपने कहा भैया इसको हमने नाम दे दिया है कैलकुलेटर। क्या नाम दे दिया? कैलकुलेटर। ऐसी हजारों चीजें बनेंगी कैलकुलेटर में और सब इसी में जोड़ दिया आपने। तो ये आपकी एक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बन गई, ये आपकी कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बन गई। ठीक, तो क्या किया? सारे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए, उनको कंबाइन किया, तो ये हमें एप्लीकेशन मिल गई। इसीलिए हम एप्लीकेशन वर्ड यूज करते हैं कि ठीक है, ये एमएस वर्ड की एप्लीकेशन है, ये एक्सेल की एप्लीकेशन है, ये व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है, सब एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन जरूरी नहीं कि मोबाइल में होगा तभी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब ढेर सारे प्रोग्राम उठाए और मिला करके और तैयार कर दिया, बन गई एप्लीकेशन। ठीक, फिर क्या हुआ, इसको भी रेस करता हूं मैं। यहाँ हम प्रोग्राम और एप्लीकेशन में एक रिलेशन समझ गए, कुछ भी याद नहीं करना है ना याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है, सब वक्त के साथ याद होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका एक प्रोग्राम था, मान लेता हूं एमएस एक्सेल। अब ये एमएस एक्सेल अगर एक एप्लीकेशन थी, सॉरी नॉट प्रोग्राम, एक एप्लीकेशन थी, तो इस एप्लीकेशन के पीछे करोड़ों प्रोग्राम्स चल रहे हैं, करोड़ों प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तभी वो सब कुछ करती है। सारे प्रोग्राम को कंबाइन करके एप्लीकेशन बनाया। एक आपने एमएस वर्ड की एप्लीकेशन बनाया, समझी गए होंगे कि एप्लीकेशन है तो उसके पीछे भी ढेर सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। इसीलिए आप क्लिक करते हैं कि कलर चेंज करना है तो कलर चेंज होता है, आप कट करते हैं तो कट होता है, आप पेस्ट करते हैं तो पेस्ट होता है। सब उस कुछ चीजें विंडोज का पार्ट होती है, कुछ उस एप्लीकेशन का पार्ट होती है। ठीक, आप मेल मर्ज करते हैं तो मेल मर्ज, कुछ भी होता है मेल मर्ज, मतलब आप उसके ऑप्शंस को यूज करते हैं तो वो ऑप्शंस काम कर रहे हैं। आप फाइल पे जाके कहते हैं न्यू, और आपके लिए एक फाइल बन जाती है। क्या वो फाइल वो न्यू बना रहा है? नहीं, उस न्यू के पीछे एक प्रोग्राम चल रहा है, एक प्रोग्राम चल रहा है। जब आपने सम कहा था तो सम ने नहीं ऐड किया था, सम के पीछे एक a+b चल रहा था जिसने दोनों नंबर जोड़ दिए थे। सम आपको फ्रंट फेस पे दिख रहा था, तो न्यू आपको फ्रंट फेस पे दिख रहा है, पर आप न्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं पीछे कुछ लाइन ऑफ कोड होते हैं, कुछ लाइन ऑफ कोड होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस, एक इंस्ट्रक्शन, दो इंस्ट्रक्शन। तो इस ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि इस जगह जाओ, जाके
एक नई फाइल बना दो और उस फाइल को का पाथ रिटर्न कर दो, कुछ भी कहता हो, मुझे नहीं पता क्या कहता, तो जो भी कहता हो कह के रिटर्न कर देता, आपको दिखता फाइल बन के तैयार हो गई, अब आप उसमें टाइप करना शुरू करते हैं। ठीक, तो ये प्रोग्राम्स पीछे लिखे गए होंगे उसके। तो जब आप ऐसी ढेर सारी एप्लीकेशन बनाते हैं और बना करके उनको लेकर के आते हैं, तो इनको हम कह देते हैं पैकेज। वैसे पैकेज वर्ड बहुत ब्रॉड है, बहुत जगह अलग अलग पर्पज से यूज होता है। चलिए देख लेते हैं किसी के पास कुछ क्वेश्चन है शायद। चलिए सब क्लियर है तो। नहीं, अभी किसी के पास कोई। दो तरीके के लोग होंगे यहाँ पे, दो नहीं तीन चार तरीके के लोग हैं, और दूसरा नॉन टेक्निकल लोग हैं। क्यों पढ़ लें प्रोग्रामिंग? पहले जो आईटी वाले हैं, चाहे आप आईटी में कोई भी जॉब कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल लोगों के लिए जो ये नाम ले रहे हैं कि ये जावा है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, बहुत लंबी कहानी है। ये सब जो नाम है, ये उस लैंग्वेज का नाम है, लैंग्वेज का नाम है जिसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं। ठीक, तो बिल्कुल इन लैंग्वेजेस के नाम की ना हमें कोई फिक्र है इस क्लास में, ना हमें सोचना है कौन सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम करेंगे। मैं एक बार भी इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि मैं जैसे कहूंगा कि मैं सी प्लस प्लस में प्रोग्राम करूंगा, जावा वाला सोचेगा बेकार है। जैसे मैं कहूंगा जावा में करूंगा, पाइथन वाला सोचेगा अब क्या फायदा हमारे लिए। क्योंकि ये बात कभी सोच ही नहीं पाते कि प्रोग्राम मतलब स्टोरी लिखना है, ये बात समझा के बढ़ाऊं। तो स्टोरी है, इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं, किस लैंग्वेज में प्रिंट कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, प्रिंट होना चाहिए। ठीक, लैंग्वेज स्पेसिफिक पढ़ाई का क्या फायदा है, उसके लिए अलग से डिस्कशन करेंगे। 2 तारीख को बहुत लंबा डिस्कशन किया था, उस पर आप लोग अगर नहीं थे तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो उनके लिए था, और वो आगे फिर कर लेंगे कभी। तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं करेंगे बिल्कुल भी इस क्लास में। ठीक, तो जो आईटी वाले हैं उनके लिए प्रोग्रामिंग की क्या अहमियत है इस पे बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि जो नॉन आईटी वाला है उसके लिए प्रोग्रामिंग सीखना क्यों बेनिफिशियल है, क्यों सीखना चाहिए है उसको। ठीक, तो पहले प्रोग्रामिंग वाले के लिए बोलता हूं। पहली बात, आप प्रोग्रामिंग की किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, आप चाहे डेटा साइंस में जॉब कर रहे हैं, आप चाहे एआई में हैं, आप चाहे मशीन लर्निंग में हैं, आप टेस्टिंग में हैं, आप नेटवर्किंग में जॉब कर रहे हो। सब सोचते हैं नेटवर्किंग में क्या करूंगा प्रोग्रामिंग का। आप डेवऑप्स में जॉब कर रहे हो, आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, आप वेब डेवलपमेंट में हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, आप आईओटी में जॉब कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। आप टेस्टिंग में जॉब कर रहे हो, लगता है कि हम प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएंगे तो जाकर के हम टेस्टिंग में जॉब कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनमें से किसी भी जॉब में, इनमें से किसी भी जॉब में, एक्सेप्शनल केसेस छोड़ रहा हूं, इनमें से किसी भी जॉब में जब आप सोचेंगे कि हम भी 50 लाख का पैकेज मिल जाता, हमको भी 1 CR का पैकेज मिल जाता, उस दिन अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती होगी तो उस दिन आप सिर्फ क्या करेंगे? अफसोस करेंगे। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उस अप्रोच के टाइम पे आप अफसोस करें, इसलिए आप इस क्लास में हैं। ये जो अफसोस को भरने वाला गैप है उसको भरना चाहता हूं, उसका बेस दूंगा। 3 महीने में मास्टरी नहीं होती, मतलब हो ही जाए कोई इंटेलिजेंट तो बेन थे, मुझे नहीं पता, कहा एक्सेप्शनल केसेस छोड़ करके, बट 3 महीने में नहीं होती। कम से कम आपको 1 से 2 साल लगेंगे, आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस गैप को भरने के लिए। अगर आप जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ 1 से 2 साल में आप भर सकते हैं, क्योंकि इस प्रोग्रामिंग के बाद, इस कोडिंग के बाद आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एल्गोरिथम पढ़ेंगे, उनको मिक्स करेंगे, तब जा करके आप इस गैप को भरेंगे। ठीक, लेकिन बिना प्रोग्रामिंग के, बिना कोडिंग के आप ये वाला गैप नहीं भर पाएंगे। कहीं 20 लाख 30 लाख के पैकेज पे, 40 लाख के पैकेज पे आपकी जॉब का दम टूटने लगेगा। ये था आईटी वालों के लिए, ताकि वो किसी भी फील्ड के, प्लस डेटाबेस छोड़ दिया था मैंने, आप डेटाबेस से है तो भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब आते हैं नॉन आईटी वालों के लिए कि क्यों जरूरी है प्रोग्रामिंग। जरूरी नहीं है, सीखेंगे तो क्या कर सकते हैं, क्या बेनिफिट मिल सकता है ना। अब नॉन आईटी की बात करता हूं। पहली बात कि जब कोई आपके सामने बात करेगा, जब कोई आपके सामने बात करता है कि यार नई चीज आई है, ये एप्लीकेशन चल रही है, हैंग हो रही है एप्लीकेशन, ये चल रही है एप्लीकेशन, या इस एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी है, कंप्यूटर चल रहा होता है, कंप्यूटर रन कर रहा है, कैसे चल रही हैं चीजें,
ईमेल मैं भेज रहा हूँ, ईमेल भेज रहा हूँ, क्या चीजें हैं कि ये ईमेल काम कर रहा है। कैसे एक्सेल पे मैं इज इक्वल टू सम लिखता हूँ तो ये जोड़ देता है जिन जिन का रेफरेंस पास करता हूँ सारी वैल्यूज को। तो क्वेश्चंस आते हैं हमारे दिल में कि कैसे ये आईटी फील्ड क्या है और कैसे चल रही है। बिल्कुल, उसके लिए आप टेक्निकल आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, सबसे अच्छी नॉलेज वहीं से आनी है। लेकिन इस सब का जो बेस है ना, वो हमारे प्रोग्रामिंग में छुपा हुआ है। ठीक। तो एक तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, दूसरा आपके ब्रेन की अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है। प्रोग्राम लिखते वक्त जो लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। जैसे आदमी मैथमेटिक्स और मेंटल रीजनिंग के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करता था, सोचने की प्रैक्टिस होती है, दिमाग की एक्सरसाइज होती है। दूसरा प्रॉफिट। और अब मैं बात करने वाला हूँ आखिरी प्रॉफिट की, जो सबको पसंद आएगा। मान लीजिए मैं बैठा हुआ हूँ और मेरा दिल हुआ कि भाई मैं जब अपनी पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर से अटैच करूं, जब मैं अपना यूएसबी ला करके अपने सिस्टम से अटैच करूं, तो इसमें जितनी टीएक्सटी फाइल हो, सबको टेक्स्ट फाइल पता है नोटपैड पे बनती है, ठीक। जितनी टीएक्सटी फाइल हो वो सारी एक मेरे डी ड्राइव पे मेरे एक टेक्स्ट नाम का मैंने फोल्डर बना दिया, उसमें चली जाए कॉपी होके। मैं चाहता हूं कि जितनी इसमें मूवीज हैं, दो तरीके की फाइल्स हैं, MP4 फाइल बोलते हैं वीडियो फाइल को। तो मैंने कहा जितने वीडियोस हैं, ठीक, तो मूवीज जो होंगी वो ऐसे मान लेता हूँ कि 800 MB से ऊपर की है या 600 MB से ऊपर कुछ भी। मैंने कहा जितनी मूवीज हो वो सारी डी ड्राइव के मूवी वाले फोल्डर में चली जाए, मुझे कॉपी ना करना पड़े, मैं बस पेन ड्राइव लगाऊं और काम शुरू हो जाए, या मैं पेन ड्राइव लगा के एक क्लिक कर दूं, सारी मूवीज यहां से उसके उठ के इस डी ड्राइव के मूवीज में चली जाए। और जो छोटे छोटे गाने के वीडियो हैं, वो सारे उठ करके डी ड्राइव पे मेरे स्मॉल वीडियो वाले फोल्डर में चले जाएं। जितने ऑडियो हैं वो डी ड्राइव के ऑडियो वाले फोल्डर में चले जाएं। ठीक। तो मैं जाता हूँ कहीं से पेन ड्राइव में पूरा डेटा लेकर के आता हूँ, पूरा डेटा लेके आता हूँ, पेन ड्राइव लगाता हूँ, मान लेता हूँ कि एक क्लिक कर दिया, एक क्लिक किया सिर्फ, मुझे अब एक एक वीडियो, 1 लाख, 1 हजार, 10 हजार फाइल्स हैं, मुझे अब फिक्र नहीं करना। ये सारी फाइल अपनी अपनी जगह पे खुद कॉपी होंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप एक पेज पे कोड लिखेंगे और वो कोड आपके लिए ये सारा काम कर देगा। ठीक। और बात करता हूं और बताता हूं कि और क्या कर सकते हैं इससे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास ईमेल की पूरी एक लिस्ट है, मेरे पास ईमेल की पूरी एक लिस्ट है और सबको मुझे वन बाय वन ईमेल करना है, सबको मुझे वन बाय वन ईमेल करना है, एक एक आदमी को एक साथ नहीं कर सकता हूं। तो अब जीमेल पे जाएंगे तो अगर 100 लोगों को ईमेल करना था तो आप एक आदमी का ईमेल उठाएंगे, पेस्ट करेंगे, टेक्स्ट सब्जेक्ट टाइप करेंगे और बॉडी में कुछ लिखना है तो लिखेंगे, अगर उसको थोड़ा ग्राफिक्स लगाना है लगाएंगे, फिर भेजेंगे, फिर अगले का ईमेल लाएंगे, बहुत करेंगे तो बॉडी कॉपी कर लेंगे आप। बट ये ईमेल भेजने में 100 लोगों को आपको कितनी देर लगेगी। मान लेता हूँ कि आप सुपर फास्ट काम करते हैं, आपने कहा सर 10 मिनट में भेज दूंगा, 1 मिनट में 10 ईमेल भेजता हूँ। तो 1 हजार आदमी को भेजना होगा तो कितनी देर लगेगी, 10 हजार आदमी को भेजना होगा तो कितनी देर लगेगी। तो मानता हूँ कि आप बैक ऑफिस में काम करते हैं, कहीं पे आप बैक ऑफिस में काम करते हैं, ठीक। बैक ऑफिस में मतलब जहां पे ये सब देखा जाता है कि ठीक है ये वाली फाइल है, ये सबको मेल कर दो, ये वाला काम है ये उनको मेल कर दो, कुछ भी काम है इस तरीके का। तो मान लेता हूँ कि आपको 10 हजार लोगों को भेजना था ईमेल, तो क्या करेंगे, तब तो हम ईमेल भेजते रह जाएंगे, भले हम ये 10 मिनट वाली सुपरमैन वाली स्पीड है हमारे पास। आप एक प्रोग्राम लिखेंगे, मैं इसको कोड लिख रहा हूं, आप एक कोड लिखेंगे, उसको कहेंगे भैया ये रही ईमेल की लिस्ट, ये रही ईमेल की लिस्ट, ये रहा ईमेल, ये रहा सब्जेक्ट, क्लिक। एक क्लिक करेंगे, ये प्रोग्राम आपके लिए आपके ईमेल एड्रेस से, जीमेल के एड्रेस से, आपके जीमेल के एड्रेस से या आपके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से सब 10 हजार लोगों को आराम से पूरा दिन ईमेल भेजेगा। अब आप पूरा दिन आराम कर सकते हैं, आप पूरा दिन आराम कर सकते हैं, आपके लिए ये काम कर रहा है। ये पॉसिबल है, हाँ इसके लिए आपको 6 महीने 1 साल मेहनत लग सकती है, बट ये पॉसिबल है। अगर आपको प्रोग्रामिंग समझ में आती है तो आप ये कोड लिख सकते हैं, आप ये कोड लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। ठीक। तो ये 2 एग्जाम्पल रहे, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं।
मान लीजिए कि आप स्कूल में जॉब जॉब कर रहे हैं और आपके पास आया कि ठीक है ये सारा रहा स्टूडेंट का डेटा एक्सेल पे, ये आप उठाते हैं एमएस एक्सेल और आप ये रिजल्ट बनाते हैं कि ठीक है भैया ये नाम की एंट्री कर दी, इस चीज की एंट्री कर दी, सारी एंट्री कर दी। अब आए मेरे प्रिंसिपल सर और उन्होंने कहा कि ये जो स्टूडेंट का सारा डेटा है आपके पास, स्टूडेंट का सारा डेटा है, इससे रिजल्ट बना दो। मैंने खोला एमएस वर्ड, मैंने खोला एमएस वर्ड और मैंने एक प्रोफार्मा तैयार किया एमएस वर्ड पे। मैंने कहा कि भैया यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, यहाँ पे पेरेंट्स का नाम डाल दिया, यहाँ पे उसके मार्क्स चढ़ा दिए, पास हुआ है या फेल हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इस एमएस एक्सेल से उठा उठा के कॉपी करूंगा, मुझे यही तरीका आता है। मैं उठा उठा करके सारा डेटा कॉपी करूंगा। ठीक। अगर आपको प्रोग्राम लिखना आता है, आपको कोड लिखना आता है, ठीक, तो आप एक प्रोग्राम लिखेंगे और आपके स्कूल में 3,000 बच्चे थे, आपको पूरा दिन मिला है, आप एक प्रोग्राम लिखेंगे, जिंदगी में एक बार लिखेंगे और हर बार रिजल्ट बनाने के लिए वही प्रोग्राम आपके लिए काम करेगा। तो एक बार आप जो टाइम इन्वेस्ट करेंगे, मैं मान लेता हूँ 4 घंटे का करेंगे, मैं मान लेता हूँ पूरा एक दिन का टाइम इन्वेस्ट कर दिया, बट ये 3,000 बच्चों का रिजल्ट एक दिन में नहीं बनता। ठीक। और आप इसको अगले दिन चला देंगे और जब रात में आप अपने घर पे सो रहे होंगे, उस टाइम पे ये प्रोग्राम आपके लिए ये रिजल्ट तैयार कर रहा होगा, ये रिजल्ट तैयार कर रहा होगा। आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना उसके बाद से, अब हर बार ये रिजल्ट आपके लिए प्रोग्राम तैयार करेगा। ये एक एग्जाम्पल था स्कूल के रिजल्ट का, ऑफिस में और हर जगह ऐसे 1,000 एग्जाम्पल हैं जो काम आप अपना, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती होती तो आप बहुत आराम से कर लेते। इसलिए मुझे पता है क्योंकि मैं लोगों की इस चीज में हेल्प करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि ये काम आप कर सकते हैं। अब अगले दिन आप प्रिंसिपल सर के पास है, प्रिंसिपल सर ने कहा अरे यार ये जो नाम लिखे हो, यहाँ पे एक एंट्री ये भी बढ़ानी है, एक एंट्री ये बढ़ाना है और ये हटा दो यहाँ से। 3,000 बच्चों का रिजल्ट बनाने के बाद अगर आपका बॉस आपसे ये बोलता है कि ये चेंज कर दो, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और लड़ाई वड़ाई करने लगेंगे कि क्या कर दिया, हफ्ते भर बैठ के मैंने रिजल्ट बनाया है और आपने कहा कि ये बदल दो। बट अगर आपको प्रोग्राम बनाना आता है तो आप ये सारी फाइल उठा करके डिलीट मारेंगे और अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करेंगे और ये फील्ड्स अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगी और आप एक क्लिक करेंगे। आपको एक हफ्ते का टाइम मिला है, आप सोइए, आप घूमिए, आपके लिए ये प्रोग्राम बैठ के रिजल्ट बना रहा है और सुपरमैन की तरह बनाएगा, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कब बना करके रख दिया। ये था तीसरा एग्जाम्पल। और एक आखिरी एग्जाम्पल देने वाला हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। कि लोग मार्केट प्लेस का काम करते हैं या और भी चीजें करते हैं, तो आपके पास इमेजेस थी। पहला काम हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हो गया और आपने रिकवरी से इमेजेस ली हो, या आपकी सारी इमेजेस मिक्स हो गई, ढेर सारी इमेजेस थी, ऐसे 2 लाख इमेजेस थी मेरे पास, ये मिक्स हो गई। तो मैंने रिकवर करवाया, तो एक फोल्डर में मुझे क्या हुआ, मुझे एक फोल्डर में 2.5 लाख मिल गई, डुप्लीकेट भी हैं। एक फोल्डर में मुझे उसने 1.5 लाख दे दिया, एक फोल्डर में 1 लाख इमेजेस दे दिया। आप इमेजिन करिए कि अगर इतना बड़ा इमेज का डेटा आपका क्रैश हुआ था और ये इमेजेस आपको वापस मिल गई हैं, तो क्या आप मैनुअली इनको बैठ के सही कर सकते हैं? इन तीनों को मिक्स करके वापस से आप 2 लाख बना सकते हैं। छोटा नंबर लिख रहा हूं मैं, 2 करोड़ भी लिख सकता हूँ। ठीक। आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ लाख लाख में नंबर है। डुप्लीकेट इमेजेस इन तीनों फोल्डर में से, इनके नाम अलग है इमेजेस के क्योंकि रिकवर होके आई है, सेम नाम नहीं बचा हुआ है। तो अब इनको मिक्स करके वापस से ये 2 लाख इमेजेस बनाने में हालत खराब हो जाएगी हमारी, हालत खराब हो जाएगी हमारी। महीनों लगेंगे तो शायद कर पाऊं, नहीं तो वो भी मुझे मुश्किल ही लग रहा है। मतलब मैं इतनी हिम्मत नहीं है मेरे पास। तो मैं, मेरे जैसा आदमी होगा तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक कोड लिखूंगा, मैं एक कोड लिखूंगा, उस कोड से कहूंगा भाई तुम मेरे लिए ये काम कर दो। ये कोड लिखने में मैं मान लेता हूँ कि आपको 2 दिन लग जाएंगे, मतलब ऐसे तुम 2 घंटे में भी लिख सकता हूँ मैं, हो सकता है 10-15 मिनट में लिख दूं, फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ आप 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद, 1 साल की प्रैक्टिस के बाद, मैं कहता हूँ आपको 2 दिन लग जाएंगे, 2 दिन लग जाएंगे। बट आप इमेजिन करिए कि आपकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और मजेदार बात यह है, मैं कहता हूँ 99% भी एक्यूरेसी है तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूँ कि 2 लाख की जगह 2.1 लाख है। ठीक है यार, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम क्या सॉल्व किया, वैसे 100% एक्यूरेसी मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, इमेज प्रोसेसिंग बहुत एडवांस हो चुकी है। ठीक। तो ये कर सकता है ये आपके लिए, अगर आपको कोडिंग आती है। आपके पास फोटोज पड़ी हुई थी 2.5 लाख, मैंने कहा सिंगल पर्सन, कितनी इमेजेस ऐसी हैं जिसमें सिर्फ एक आदमी है, जिसमें सिर्फ एक आदमी है। तो ये काम अब आप कैसे करेंगे?
तो ये काम करने के लिए मैं एक कोड लिखूंगा, और उस कोड को समझा दूंगा कि भाई तुमको मेरे लिए ये काम करना है कि जितनी इमेजेस में सिंगल पर्सन है मुझे ढूंढ के अलग फोल्डर में दे दो, और ये ढूंढ करके दे देगा। तो मान लेता हूं कि ऐसी 90,000 इमेजेस थी, ये काम ये करेगा। भी इसको करने में 1 घंटा लगेगा कि 1 दिन लगेगा, डिपेंड करता है कोड कैसा है, बट फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं अभी ये देख रहा हूं कि ये आपकी जिंदगी को आसान बनाएगा कि नहीं बनाएगा। एक बार हैंड रेस करके बताना जिसकी जिसकी जिंदगी को आसान बना देगी प्रोग्रामिंग। देखा जाए कितने हैंड रेस होते हैं, हैंड रेस किए रहना ताकि मैं काउंट कर सकूं कितने हैंड रेस हुए हैं। मैं काउंट ही कर रहा हूँ सारे हैंड रेस। इवन आप आईटी से हो या नॉन आईटी से, अगर आपको लगता है कि ये चीजें आसान बनाती है जिंदगी को, तो हैंड रेस करिए। मैं देख रहा हूँ जितने नई हैंड रेस हुए वो भी देख रहा हूँ मैं, इसीलिए। हिमांशी, मोहम्मद वसीम, मुतासिर, अनुराग। वीडियो पॉज कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस पूछ सके अगर किसी को पूछना हो तो।